देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइक आपकी कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर आप डेट और टाइम के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसोल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको जावास्क्रिप्ट में डेट चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है डेट का, ठीक है। जब आप न्यू डेट करेंगे, ठीक है, तो आपको कंप्लीट डेट मिलेगी, लेकिन ये डेट जो होगी ये आपके सिस्टम के लिहाज से होगी। आपके सिस्टम में जो भी डेट अभी डेट एंड टाइम सेट हुआ हुआ है वो उसी हिसाब से आपको बताएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बता रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। क्यों बता रहा है ये? क्योंकि जो सिस्टम है हमारा उसमें जो टाइम जोन सेट हुआ हुआ है वो पाकिस्तान का हुआ हुआ है, ठीक है। जब आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हो तो आप देखते होगे ना, उसमें एक ऑप्शन आता है कराची, ताशकंद वगैरह इस तरह से लिखा होता है, कराची, इस्लामाबाद, है ना? देखे ना इस तरह के ऑप्शन। तो बेसिकली वो आप टाइम जोन सेलेक्ट करो तो फिर जो भी आपका टाइम जोन आपकी विंडोज़ में सेलेक्ट हुआ होगा ये उस हिसाब से आपको बताएगा, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का ये तो पता होगा ना, ये जीएमटी क्या होती है, क्या होता है ये? तो पाकिस्तान का +5 है, ठीक है। यानी जो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ग्रीनविच समथिंग कहते हैं ना उसको। तो वहाँ का जो टाइम होता है उसके हिसाब से वो देखते हैं कि अगर कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो इतने आवर्स ऐड करने पड़ेंगे ग्रीनविच के टाइम के ऊपर ना, तो फिर आपको एग्जैक्ट टाइम उस कंट्री का पता चल जाएगा कि उस कंट्री में भी वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। तो आपके पास जो ग्रीनविच का टाइम होता है वहाँ पे आप 5 आवर्स उसमें ऐड कर दें अगर, तो फिर वो पाकिस्तान का टाइम बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, इसमें तो आ रहा है संडे, ठीक है, यानी संडे, आज दिन जो है वो इतवार का, इस वजह से, ठीक है। फिर आज का जो मंथ चल रहा है वो आ रहा है, फिर डेट आ रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर ईयर, ठीक है। और इसी तरीके से फिर टाइम, मिनट्स एंड सेकंड्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कौन बता रहा है? न्यू डेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कहीं भी आप न्यू डेट को बताएंगे तो ये आपको क्या कहते हैं, अ, जो भी आपका टाइम वगैरह चल रहा है वो उस तरह से आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा, फिर न्यू डेट के बाद जो है वो एक काम कर रहे हैं कि इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, वेरिएबल डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है। इसी में फिर एक फंक्शन मिल जाएगा आपको, डेट डॉट, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा है ये, वही जो आपने यहाँ पे जो इसने टाइम बताया था उसी को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको दे दिया, ठीक है। अब ये पूरे की पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपके पास पड़ी हुई है सर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास जब भी आप न्यू डेट करके कोई भी डेट मंगवाते हो और उसको कहीं पे स्टोर करते हो ना, ठीक है, तो इसके इस डेट के अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लाइक ये डेट है ना, अगर मैं इसको सिंपली लॉग करवा रहा हूँ तो ये पूरी डेट मुझे ला के दे रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अंदर मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें एक्सट्रैक्ट करवानी है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, आप वो वाला काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ आज की डेट बताए कि आज तारीख क्या है, ठीक है, तो मैं इसको बताऊँगा गेट डेट, ठीक है। तो इसने मुझे बता दिया 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इससे पूछूं कि भाई मंथ क्या है, तो इसने बताया 6, मंथ 6 चल रहा है, अभी 6 चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई 7 होता है ना। अब ये 6 क्यों बता रहा है? ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है, डेट क्यों नहीं ज़ीरो से स्टार्ट हो रही, मंथ ही क्यों ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है? बेसिकली इसके ज़ीरो से स्टार्ट करने की जो वजह है ना, वो वजह ये है कि अक्सर औक़ात आपके पास जो मंथ्स के नाम जो स्टोर होते हैं ना, वो सारे के सारे वो एरे के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जब आप एरे में स्टोर करोगे तो एरे की इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से जब आपको नाम फैच करवाना होता है तो फिर आपको ज़ीरो से ही काउंटिंग चाहिए होती है। इस वजह से जब भी आप इसमें मंथ वगैरह गेट करना चाहोगे या सेट करवाना चाहोगे तो फिर वो आपकी ज़ीरो से स्टार्ट होगा वो आपका, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे एयर गेट करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास होता है गेट फुल एयर, ठीक है। जैसे मुझे बता दिया 2022, कोई मसला है यहाँ तक? बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैं गेट क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने फॉर एग्जांपल पता करना है कि भाई टाइम क्या हो रहा है तो फिर क्या करूँगा,
इसके लिए पहले मुझे करना पड़ेगा गेट आवर्स, ठीक है, तो 14 यानी 2 बज रहे हैं तो इस वजह से 14, ठीक है। और इसी तरीके से गेट मिनट्स, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाना है 14:27, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्केटिनेशन करवाऊंगा यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास डेट के अंदर डेट डॉट गेट डे भी होता है, ठीक है। अब ये डे जो है ये ज़ीरो, इसका मतलब क्या है पता है, संडे, ठीक है। जो आपका एरे बनेगा ना, यहाँ पे भी एरे वाली ही कहानी है, एरे बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, वेरिएबल डे नेम्स करके, ठीक है, आपने बनाया इस तरीके से। और फिर आप अगर जब भी उसका नाम गेट करना चाह रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, डेट डॉट गेट डे जो है वो इसको पास कर दोगे, सही है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने गेट आवर्स और गेट मिनट्स आपको बताया, उसी तरीके से गेट सेकंड्स भी होता है और गेट मिली सेकंड्स भी होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है यहाँ पे, ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। जो भी आपके पास डेट है यहाँ पे आपके पास इसमें होता है एक, अब ये क्या चीज़ है, ये समझ में आ रही है किसी को, ये मिली सेकेंड्स है, लेकिन कब से, ये है January 1 1970 से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको अभी लग रहा होगा कि ये बिल्कुल फजूल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आती है आपके कंपैरिजन के, ठीक है, डेट कंपैरिजन में आपसे बहुत ज़्यादा काम आती है। फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा है, जब मैं डेट डॉट गेट टाइम कॉल कर रहा हूँ तो January 1 1970 से लेके अब तक जितने भी मिली सेकेंड्स पास हो चुके हैं ये उनको काउंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर 1 सेकंड के बाद मैं दोबारा से डेट कॉल करवाता हूँ और गेट टाइम कॉल करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास दोबारा से एक और मिली सेकेंड्स आ जाएंगे। जब मैं दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 सेकंड के मिली सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये उसके बहुत काम में आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास वेरिएबल डेट मैंने करवाया था, मैं एक और काम कर रहा हूँ, मेरे दोबारा से वेरिएबल डेट कर रहा हूँ, डेट टू, और इसमें न्यू डेट कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। अब जो आएंगे इसमें कई सेकंड्स, जो पहले मैंने न्यू डेट कॉल करवाया था वो कई मिनट्स, 2-3 मिनट पहले कॉल करवाया था ना, ठीक है। अभी मैं दोबारा न्यू डेट कॉल करवा रहा हूँ, तो अब मेरे पास अभी का टाइम आया, बिल्कुल जैसे ही मैंने इंटर किया उस वक्त का टाइम आया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेट टू डॉट गेट टाइम माइनस डेट डॉट गेट टाइम, ठीक है। अब ये मुझे टोटल जो मैंने पहले कॉल करवाया था और बाद में जो कॉल करवाया तब से अब तक कितने मिली सेकेंड्स पास हो चुके हैं इसने मुझे बता दिया, ठीक है। अब इसी मिली सेकेंड्स को फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये सेकेंड्स में कितने बनते, कितने सेकेंड्स हो गए मेरे मुझे वो काम किए हुए, तो फिर कैसे, मैं इसको डिवाइड कर लूँगा किससे, 1000 से, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसने मुझे बताया कि 416 सेकेंड्स मुझको हो चुके ये वाला काम किए हुए। इसी को अगर फॉर एग्जांपल मैं मिनट्स में करवाना चाह रहा हूँ तो फिर, ठीक है, टोटल 6 मिनट हो गए, तकरीबन 7 मिनट, 6.9, समझ में आ रही है भाई बात। तो ये जो है कंपैरिजन के बहुत ज़्यादा काम आता है, कभी भी आपको डेट को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है, जो कि अक्सर आपको इस तरह के काम आते हैं कि कितना टाइम हो गया, अक्सर आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट देख रहे होते हो, ठीक है, तो वो आपको बता रहा होता है ना कि भाई जैसे अगर अभी अभी की पोस्ट है तो बता रहा होगा नाउ, ठीक है, 1 मिनट गुजर गया तो बताएगा 1 मिनट अगो, इस तरह से बता रहा होता है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन जो आप कर रहे होते हो ये इसी तरीके से कर रहे होते हो, ठीक है, डेट्स को कंपेयर करके आपस में जो मिली सेकेंड्स होते हैं उनके ज़रिए कंपेयर करना जो है वो डेट को वो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, कि आप मिली सेकेंड्स निकाल लो,
जो भी मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आ रहा है बहुत आराम से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे डेट और टाइम तो चाहिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक डेट और टाइम चाहिए, ठीक है। या मेरे पास फॉर एग्जांपल आज का अगर मैं कोई काम करवा रहा हूँ, ठीक है, डेट के ऊपर, तो वो जो डेट का ऑब्जेक्ट जो मुझे मिलेगा जिसके अंदर सारी चीज़ें डेट की रखी हुई होंगी, ठीक है, जिसके अंदर से हम मिनट्स आवर्स वगैरह गेट कर रहे होते हैं, न्यू डेट करके जिसको हम कॉल करते हैं, वो जब भी मैं कॉल करूँगा तो वो मुझे करंट टाइम बताएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो करंट टाइम के ऊपर ना चले, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कोई एक स्पेसिफिक डेट या टाइम मैं उसको मेंशन करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो वहाँ वो वाला डेट और टाइम जो है ना वो उठाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने एक एग्जांपल बताई कि भाई टुडे, न्यू डेट अगर आप वैसे ही कॉल करते हो ना तो फिर ये आज का ही दिन बताएगा, आज की तारीख बताएगा, अभी का ही आवर मिनट सेकंड सब कुछ उसी वक्त का बताएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको एक टाइम इस तरीके से भी पास कर सकते हो अगर आप स्ट्रिंग में चाहो तो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये डेट इसको पास की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये वो वाली डेट से ही सारे काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाली जो डेट है अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, सेव करवाता हूँ। अब अगर मैं डेट डॉट गेट डे करूँगा तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, जो इस वाली तारीख को जो दिन पड़ेगा ना वो डे मुझे बताएगा वो, ठीक है, आज का दिन नहीं बताएगा वो मुझे। 6, ठीक है, यानी सैटरडे, सही है भाई। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे डेट डॉट उसी का मंथ भी गेट कर सकता हूँ, ठीक है। डेट मैंने जो भी रखी थी यहाँ पे अगर वही गेट करना चाह रहा हूँ तो डेट भी मुझे मिल जाएगी, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी इसी तरीके से। तो जो भी फंक्शन होंगे वो फिर उसी के हिसाब से काम करेंगे जो आपने डेट उसको स्पेसिफाई की हुई है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, एक दूसरा एक इसमें तरीका और भी होता है कि जिसमें आप मैन्युअली जो है वो क्या करते हो, गेट करते हो कि सेट करवाते हो किसी भी डेट को, आवर को या टाइम को, ठीक है, उसके अंदर। अच्छा, वो वहाँ पे आने से पहले यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई हुई है। यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने गेट टाइम किया, जो ये वाली जो डेट बताई है इन्होंने उसको सपोज कर लिया डूम्सडे। डूम्सडे किसे कहते हैं पता है, क़यामत के दिन को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई ये जो फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये जो डूम्सडे जो होगा ये हमारा होगा जून 30 2035 को, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि भाई आज का जो दिन है वो मेरा वो मुझे कहाँ मिल जाएगा, न्यू डेट के ऊपर, सही है। अब इनको क्या करना था, इनको डिफरेंस कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, टुडे डॉट गेट टाइम को कॉल किया और डूम्सडे डॉट गेट टाइम को कॉल किया और डूम्सडे में से टुडे को माइनस करवा दिया। तो जो आंसर आएगा, जो बचेंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास उतने टाइम अब ये हमारे पास बचा है। तो देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ उसको कि अच्छा ये बताओ कि अभी जो मिली सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो डूम्सडे की बड़ी होगी या टुडे की बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि वो बात की हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें से माइनस करवाऊंगा किसको, टुडे को, ठीक है भाई। अब ये जो इसने मिली सेकेंड्स मुझे बताए हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएंगे सेकेंड्स। और इसी तरीके से मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाय इसको मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, ये आवर्स में हो गया, ठीक है। अब आवर्स में भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दिन में कि कितने दिन बाकी हैं। तो मैं क्या करूँगा, 24, ठीक है। तो 4744 दिन बचे हैं अभी, ठीक है भाई। अब ये जो डेसिमल वाली वैल्यू आ रही है, पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, इसको कैसे हटाना है आपको पता है, ठीक है। आप यहाँ पे फ्लोर लगा लो, सील लगा लो या फिर राउंड लगा लो, ठीक है। इन्होंने भी यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर लगाया है, ठीक है।
याद है ना फ्लोर क्या करता है, सारी डेसिमल वैल्यूज़ को ज़ाया करवा देता है। आगे इन्होंने बताया कि भाई अगर आप जैसे ये डेट और टाइम वगैरह आपने बताया है, अगर आप सॉरी आवर मंथ, डेट और ईयर इन्होंने बताया, अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको टाइम भी बता सकते हो कि जैसे अगर आप चाह रहे हो कि 13:25 वाली मुझे डेट चाहिए, ठीक है, तो फिर वो इस हिसाब से ही आपको वो डेट का ऑब्जेक्ट बना के देगा। अच्छा, चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डेट एंड टाइम, अब ये वो वाली चीज़ आ गई जो कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास गेट वाले फंक्शंस होते हैं ना, जैसे आप कह रहे थे गेट डेट, गेट मंथ, ठीक है, गेट सेकंड्स, इसी तरीके से सेट भी होता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा क्या कर रहा होगा ये आपको। उसी डेट के अंदर क्या करेगा, उस मंथ को, जो अगर आप सेट मंथ चलाते हो तो वो मंथ सेट कर देगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आप सेट डेट चलाते हो तो डेट वहाँ पे जाके सेट कर देगा, और सेट फुल ईयर करते हो तो वो ईयर वहाँ पे सेट कर देगा। कैसे, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेट है, ठीक है, यहाँ पे। अब इस डेट के अंदर मैं अगर देखना चाहूँ, ठीक है, तो ये मुझे कंप्लीट वो उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 2022 नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 2023 हो, यहाँ पे डेट भी यही हो, सब कुछ वही हो, फिर दिन कौन सा पड़ेगा ये देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, डेट डॉट सेट फुल ईयर, क्या हो जाएगा 2023, ठीक है। इसको इग्नोर करना अभी, इससे अभी हमारा कोई काम नहीं। जब भी आप सेट का कोई भी फंक्शन चलाते हो तो ये आगे से मिली सेकेंड्स रिटर्न करता है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है। हमने सेट करवा दिया। अब अगर हम डेट देखें, हमारी डेट क्या हो गई है, तो डेट जो है वो हमारी 2023 के ऊपर सेट हो गई है। जुलाई भी रहा और थर्ड भी रहा, लेकिन उस दिन दिन कौन सा पड़ेगा, मंडे, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप पूरा का पूरा कैलेंडर भी बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। देखो ये आपको दिन बता रहा है ना, आप कोई भी डेट इसके अंदर सेट करवाओ, ये आपको दिन बता देता है कि कौन सा दिन पड़ेगा उस दिन। आपको क्या करना है, आपको लूप चलाना है, एक एक करके डेट बढ़ाते जानी है, ठीक है, मंथ बढ़ाते जाना है। क्या होगा, वो डेट उसके अंदर सेट होती जाएगी, आप वहाँ से फिर डेट गेट कर लो उसके अंदर, जो डेट है उसको गेट कर लो, डे को। कैसे गेट करोगे, डेट डॉट गेट डे। तो इस तरीके से कैलेंडर हम क्यों यूज़ करते हैं, यही देखने के लिए ना कि भाई इस तारीख को दिन कौन सा पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी तारीख उसको बताओ, तारीख सेट करो, यहाँ पे वो आपको दिन बता रहा है। जितने भी हमारे पास गेट के भी हमने देखे थे सारे, सबके सेट के फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। बस सिर्फ सेट डे का फंक्शन नहीं होता, जैसे गेट डे होता है ना हमारे पास, सेट डे नहीं होता, क्योंकि डे आप सेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप डेट सेट करोगे, उस हिसाब से डे जो है वो खुद ही सेट हो जाएगा। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ठीक है, और ये मज़े की चीज़ भी है, इसको हम कहते हैं फंक्शंस। अक्सर अब तक जब भी हम जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें आपने मेरे मुंह से फंक्शन का वर्ड तो सुना होगा ना अभी। जैसे अभी हम डेट में भी मैं आपको बता रहा था कि गेट डे का फंक्शन है, गेट डेट का फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। बहुत आसान ज़बान में अगर हम फंक्शंस को समझने की कोशिश करें ना, तो फंक्शन अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें, ठीक है, तो फंक्शन हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा कि एक बॉस के लिए उसका एम्प्लॉय करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉस हूँ, ठीक है, मैंने हायर किया इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जब इसको हायर किया, मैंने इसको कुछ चीज़ें बता दी, ठीक है, कि आपका काम है ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ऐसे ऐसे काम, ठीक है। अब जब भी मैं इसको वो काम करने को बोलूँगा, ये मुझे वो काम करके देगा, ठीक है। फंक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। आप फंक्शन को एक बार समझा देते हो कि आपका काम ये है, और जब भी आप फंक्शन को बोलो कि आप अपना काम करो, वो आपको काम करके देगा, ठीक है। जैसे कि एक एम्प्लॉई है, वो किसी कंपनी में काम करता है, उसका काम है फॉर एग्जांपल एक्सेल के ऊपर काम करना है, या चंद कोई फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे जब उसकी हायरिंग होगी तब उसको समझाया जाएगा कि भाई आपका काम ये है, आपको फाइलों के अंदर ये काम चेक करना है, ये चीज़ें देखनी है,
अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ आती है तो यहाँ पे रिपोर्ट कर दो, अगर नहीं आती तो सब ओके है, सब ठीक है। ठीक है, पहले दिन आपने उसको काम समझा दिया, वो समझ गया, तो क्या होगा, आप उसको समझाते रहो, क्या कहते हैं, जो भी आपने उसको फर्स्ट डे जो भी काम समझाया है, जब जब आप उसको वो काम करने को कहोगे तब तब वो आपको वैसा काम करके देगा। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस दो तरह के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले तो वो फंक्शंस है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जो कि आपको जगह जगह पे अब तक देख चुके हो, नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने डेट के अंदर देखा था, तो डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस थे। ठीक है, जैसे कि सेट डेट, गेट डेट, सेट मंथ, गेट मंथ। ठीक है, इसी तरीके से इससे पहले जब आप एरे पढ़ लेते तो एरे के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस थे, जैसे कि पुश, पॉप, स्लाइस, शिफ्ट, स्प्लाइस, अनशिफ्ट, ये सारे के सारे क्या थे, फंक्शंस थे। ठीक है, इसी तरीके से एरे के अंदर डॉट लेंथ था, लेंथ भी फंक्शन था? नहीं, लेंथ तो फंक्शन नहीं था। अच्छा, कैसे पता कि लेंथ फंक्शन नहीं है? तो फंक्शन की एक पहचान है, ठीक है, वो ये है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करवा रहे होगे तो आपके नाम, उस फंक्शन के नाम के आखिर में हमेशा राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, जो कि आपने देखा कि सेट डेट में आ रहे थे, गेट डेट में आ रहे थे, पुश में आ रहा था, पॉप में आ रहा था, स्लाइस स्प्लाइस सब में आ रहा था। लेकिन लेंथ जब भी आप करते हो डॉट लेंथ, तो वहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि वो जो लेंथ वाली जो चीज़ है वो फंक्शन नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। क्या है वो, हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, फंक्शन के लिए हमें समझ में आ गया कि अब कहीं पे भी हमें अगर किसी भी चीज़ के नाम के आगे अगर हम राउंड ब्रैकेट लगा रहे हो तो हम समझ जाएंगे कि ये भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, ये वाले जो अभी हमने देखे जितने भी, ये सारे के सारे कौन से फंक्शन थे, ये बिल्ट इन फंक्शन थे जो कि जावास्क्रिप्ट ने बना के हमारे लिए पहले से रखे हुए हैं कि हम इनको यूज़ करें। ठीक है, अब जो हम देखने जा रहे हैं, हम फंक्शन देखेंगे अब मैनुअल फंक्शन, यानी वो फंक्शन जो कि हम खुद बनाएंगे। ठीक है, अपना किसी भी तरह के काम लेने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि इन्होंने कहा कि भाई जैसे नाउ के अंदर इन्होंने न्यू डेट किया, ठीक है, फिर डॉट गेट आवर्स किए, डॉट गेट मिनट्स किए, फिर इन्होंने बताया कि अलर्ट चलवा दिया कि भाई टाइम जो है वो आपका ये है, इस वक्त ये टाइम चल रहा है। ठीक है, अब ये काम हर थोड़ी देर के बाद करना है, तो क्या करेंगे, हर थोड़ी देर के बाद दोबारा कोडिंग करेंगे, दोबारा अपनी स्क्रिप्ट को रन करेंगे। उसके लिए फिर उन्होंने बताया कि भाई अगर आपको एक काम मल्टीपल टाइम्स करना है तो आप क्या करो, उसको फिर फंक्शन में रख दो। जब जब आपको नीड है उस चीज़ की, आप फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन आपको वो काम करके देगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए फिर फंक्शन बना दिया टेल टाइम का। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, अभी चला के देखते हैं। अच्छा, ये जो टेल टाइम का फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन चलता कैसे है, फंक्शन के लिए बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन का एक कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर लूप बनाने के लिए आप पहले फॉर लिखते थे, ठीक है, और इफ़ करने के लिए, फिर इफ़ एल्स बनाने के लिए आप पहले इफ़ का कीवर्ड लिखते थे। अच्छा, फंक्शन बनाने के लिए भी वही चीज़ है, फंक्शन, उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। मैंने आपको बताया था ये पैटर्न जगह जगह पे रिपीट होगा। इफ़ के लिए भी ये था, इफ़ का कीवर्ड, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरीके से फॉर का कीवर्ड, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। फंक्शन के लिए भी यही है, फंक्शन का कीवर्ड, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी आपको, जैसे यहाँ पे एक है तरीका, ठीक है, दो तरीके से फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, पहला तो फंक्शन होता है कि जिसको हम कोई नाम देते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एनोनिमस क्या होता है ये भी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन को हमने एक नाम दे दिया। ठीक है, इस फंक्शन को एक नाम दिया है, और इसको नाम दे दिया टेल टाइम का। जब भी हम किसी भी फंक्शन को नाम देंगे तो क्या होगा, फंक्शन के कीवर्ड और राउंड ब्रैकेट के बीच में क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो इसका कर्ली ब्रैकेट होगा यहाँ पे, इसके अंदर आप वो तमाम काम करोगे, यानी वो तमाम इसके पास इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि उसको काम करना है। ठीक है, जैसे आप, मैंने बताया ना कि आप कोई नया एम्प्लॉय हायर करते हो तो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, उसको बताते हो कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपकी जेडी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी आप कहाँ बताओगे, फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कि आपने ये वाला काम करना है। अब जितनी बार भी ये फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये इसके अंदर, यानी ये जो
कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कोड लिखा हुआ था ये कोड बार बार उतनी बार रन होता रहेगा जितनी बार आप इसको कॉल करोगे। फॉर एग्जाम्पल अब इसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका नाम लिखूँगा और फिर आगे राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बता रहा है करंट टाइम इज़ 14:55। ठीक है, अगर मैंने इसको फंक्शन को फिर से कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेल टाइम के फंक्शन को फिर से कॉल कर दूँगा। ठीक है, इसने फिर से मुझे बताया टाइम, फिर से मैं चाहूँ तो मैं फिर से कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब फंक्शन जो है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो भी मैंने मेरे पास कोई एम्प्लॉई है। ठीक है, अब उस एम्प्लॉई को मैं चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उस एम्प्लॉई का काम है फाइल्स के ऊपर काम करना। ठीक है, फर्स्ट डे जब मैंने उसे हायर किया था तो मैंने उसे बता दिया था कि भाई आपका काम है फाइल्स को, कोई भी काम फाइल्स के ऊपर करना है, उसको प्रोसेस करना है, आपने उसमें चेकिंग करनी है, जो भी था मैंने उसको एक फॉर्मेट समझा दिया कि आपके पास कोई भी फाइल आएगी तो आपने उस पर ऐसे ऐसे काम करना है, उसको वो काम समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितनी बार भी उसको बताऊँ ये वाला काम करने का, उस वक्त मैं उसको फ़ाइल का नाम भी बता दूँ या फाइल का नंबर बता दूँ कि फ़लाँ नंबर वाली फ़ाइल पे अब काम करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे ऑफिस में 100-150 फाइल्स रखी हुई हैं, मैंने उसको फाइल पे काम करना तो सिखा दिया। ठीक है, लेकिन हर बार अब मैंने जब भी किसी फाइल के ऊपर काम करवाना है तो मैं उसको कॉल करते वक्त बताऊंगा कि मुझे इस वाली फाइल पे काम करवाना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शंस के अंदर भी आप ये काम कर सकते हो। फंक्शंस के अंदर जो भी आपने प्रोसेस समझाया है किसी भी फंक्शन को, उसी प्रोसेस को कॉल करते वक्त आप उसको बताओगे कि ये प्रोसेस जो आप चला रहे हो ये चलाना तो है, लेकिन आपके पास इनिशियल वैल्यू ये होगी। ठीक है, वो इनिशियल वैल्यू हम उसको फंक्शन को कैसे पास करते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू। कैसे पास करते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है जिसका काम है ऐड करना। ये एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ ऐड। ठीक है, इस ऐड वाले फंक्शन का काम क्या है, दो नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, मैंने उसको बताया कि भाई आपका काम है ऐड करना, तो आप क्या करोगे, अलर्ट। अब वो नंबर्स इसको कहाँ से मिलेंगे, वो मैंने नंबर इसको बताया कि नंबर मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब मैं आपको कॉल करवाऊंगा। तो मैंने इसको बता दिया एक्स और वाई, ये मेरे पैरामीटर्स के नाम है। ठीक है, इसको मैंने बताया कि जो भी आपके पास एक्स और वाई के अंदर वैल्यू आएगी आप क्या करोगे, उसको प्लस करवा के अलर्ट करवा दोगे। ठीक है, अब ऐड करते वक्त मैं इसको क्या दूंगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़। मैंने एक्स की वैल्यू दे दी उसको 5 और 3 मैंने उसको दे दी वाई की वैल्यू। तो ये अलर्ट अब क्या करेगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से मैं ऐड को अब दोबारा कॉल करवा रहा हूँ, लेकिन इस बार एक्स की वैल्यू दे रहा हूँ 6 और वाई की वैल्यू दे रहा हूँ 4। अब मैं अपने एम्प्लॉय को बता रहा हूँ कि जिस फाइल पे भी आप काम करोगे, उस फाइल पे काम करने के बाद फाइल को बंद करके रख नहीं दोगे वापस, मुझे ला के बताओगे कि इस फाइल के ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास फंक्शन के अंदर, उसके लिए हमारे पास होता है रिटर्न का कीवर्ड। सही है, पहले वो क्या कर रहा था, जो भी काम था उस फंक्शन के अंदर ही जो भी हम काम करवा रहे थे वो खुद ही कर रहा था, हमें पता भी नहीं था कि फंक्शन का वो काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। अब क्या होगा, जब हमने रिटर्न का कीवर्ड लगा दिया तो फंक्शन अपना काम करेगा और काम करने के बाद आके मुझे बताएगा कि वो वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया और ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, वो रिजल्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करवाया है। ठीक है, याद रखना कि जहाँ पे भी आप फंक्शन को कॉल करवा रहे हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जहाँ पे भी आप फंक्शन को कॉल करवा रहे हो, रिटर्न जो है उस पूरी जगह पे आके रिप्लेस हो जाता है। यानी समझ लो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा किस तरह से, आपके रिटर्न से। यानी आप इसी के ऊपर एक वेरिएबल भी रख सकते हो, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड। ठीक है, अब जब ये कॉल होगा इसका जो भी रिटर्न आएगा वो आके सेव कहाँ पे हो जाएगा,
रिजल्ट के अंदर। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं रिजल्ट को अलर्ट कर सकता हूँ। ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं दोबारा से यहाँ पे अब ऐड करता हूँ, तो अब ऐड जो है वो अलर्ट नहीं चला रहा होगा ऊपर, क्योंकि अलर्ट से हमने ऐड वाले फंक्शन से अलर्ट हमने ख़त्म कर दिया, अब रिटर्न किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ 6,4, ठीक है, तो इसने 10 मुझे वहीं पे ला के दे दिया। ठीक है, यानी ये इसका क्या है, रिटर्न। ठीक है। एक चीज़ आपको और भी पता चली कि कंसोल के अंदर जब भी आप कोई लाइन चलाते हो, उस लाइन का जो रिजल्ट होता है वो कहाँ पे शो होता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप, मैं यहाँ पे अलर्ट चलाता हूँ अभी, बताओ नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा अनडिफाइंड। क्यों आया अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो अलर्ट का फंक्शन है ये रिटर्न नहीं करता कुछ भी। कोई भी फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो उसका आउटपुट क्या होगा फिर, अनडिफाइंड। ठीक है भाई। अब समझ में आया है कि यहाँ पे मैं अक्सर हम जब भी कोई भी यहाँ पे कोई चीज़ चला रहे होते तो नेक्स्ट लाइन के अंदर कुछ ना कुछ अजीब सा आ रहा होता था। ठीक है, तो वो क्यों आ रहा होता था, वो बेसिकली उसका रिटर्न हमें बता रहा होता था कि इस लाइन का रिटर्न क्या है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करूँ तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 कर रहा हूँ लॉग, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 5 आएगा नेक्स्ट लाइन में। ये वाला जो console डॉट लॉग है ना, बेसिकली इसने यहाँ पे 5 चलाया, ये इसका काम था। ठीक है। लेकिन बेसिकली इसकी अपनी नेक्स्ट लाइन कौन सी है पता है, ये वाली। ठीक है, और ये अनडिफाइंड क्यों आया पता है, क्योंकि console डॉट लॉग कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं चलाऊँ प्रॉम्प्ट, ठीक है, अगर मैं इसको चलाता हूँ नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, प्रॉम्प्ट वो वैल्यू रिटर्न करता है जो कि यूज़र ने एंटर की है। आपने देखा नहीं था, हम अक्सर वेरिएबल बनाते थे और उसको इक्वल्स टू करके प्रॉम्प्ट रख देते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है वैल्यू को, कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि यूज़र ने एंटर की है वहाँ पे। रिटर्न का फ़ायदा क्या हुआ, देखो बाज़ औक़ात आपको फंक्शन के अंदर कुछ इस तरह के काम होते हैं जो कि आप डायरेक्टली वहीं पे शो करवा सकते हो। ठीक है, लाइक हमने वहाँ पे अलर्ट करवाया था ना। ठीक है, उसी तरीके के हमारे पास काम हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास फंक्शन के अंदर काम ऐसे होते हैं जो कि यूज़र को शो नहीं करवाने, वो सिर्फ आपकी अपनी इफ़ एल्स की कोई कंडीशन लगी हुई है उसके लिए फिर आप क्या करोगे, फिर आप वहाँ पे उसका आउटपुट लोगे, उसको फिर इफ़ एल्स के अंदर जो भी आपकी कंडीशन है उस तरह से कंपेयर करवाओगे। आपने उसको यूज़र से शो ही नहीं करवाना, आप चाह रहे हो कि वो आउटपुट लाके आपको बताए, उसके बिहाफ पे आगे जाके फिर और कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें रिटर्न का यूज़ करना पड़ता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ रही है, इस चीज़ के ऊपर आगे जाके अगर अभी आप लोगों ने ठीक से नहीं समझा तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल ए बी सी इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक फंक्शन में बना रहा हूँ, इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया हेलो समथिंग। ठीक है, या डेमो रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर भी एक और वेरिएबल है और सेम उसी नाम का, और यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो है 20। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करवाता हूँ ए बी सी को, तो वैल्यू कौन सी आएगी, 10 आएगी या 20, 20 आएगी। सही है भाई। अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल ये जो ABC है यहाँ पे ये लिखा हुआ है नीचे कंसोल डॉट लॉग के। अब क्या होगा, क्यों आया अनडिफाइंड? वेरिएबल उसको मिला ही नहीं, इस वजह से ये सर घुमाने वाली चीज़ है। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को आपने भी समझना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी वेरिएबल वो सबसे पहले लोड हो जाता है, पूरी स्क्रिप्ट चलने से पहले ही लोड हुआ होता है। समझना फिर से मेरी बात को, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन स्क्रिप्ट के चलने से पहले ही लोड हुआ होता है। सही है? अच्छा, अब इससे मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी देखो मैंने जब आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे, ठीक है, तो वेरिएबल्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये जो हम ये काम कर रहे हैं ये 2 स्टेप्स का काम है जो कि हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या था? इनिशियलाइजेशन, और दूसरा असाइनमेंट। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, यानी जहाँ पे आप सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो उसमें वेरिएबल वैल्यू कोई भी असाइन नहीं करते, वो वाला जो पार्ट है वो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में लोड हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो फंक्शन है ये भी पहले से लोड हुआ होता है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर ये जो डेमो है, अगर मैं फंक्शन को बनाया मैंने नीचे और कॉल पहले करा दूं तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों चलेगा? ये चल रहा है, यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया एरर? इसलिए कि ये फंक्शन जो है वो लोड हो चुका था कब? स्क्रिप्ट चलने से पहले ही लोड हो चुका था। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये चली स्क्रिप्ट के साथ साथ, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये कब चली थी? सबसे पहले। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल क्या होता है? वो इनिशियलाइज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं होती। यानी मेमोरी के अंदर वो वेरिएबल तो बन चुका है, बस उसके अंदर क्या नहीं है? वैल्यू नहीं है कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे वार का कीवर्ड। ठीक है, पता है क्या हुआ? जब हमने वार का कीवर्ड यूज़ किया console.log abc, हमने abc को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब abc जो है वो वार abc यानी उसके लोकल स्कोप के अंदर पहले से डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है ना। तो इस वजह से वो हमें उसने उस वक्त क्या बताया? अनडिफाइंड। लेकिन जब हमने वार का कीवर्ड हटा दिया तो इसको क्या लगा? हम कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं? ऊपर वाले वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसके अपने लोकल स्कोप के अंदर इसको क्या हुआ? इसने किसी भी नए वेरिएबल का जो आपके पास मेमोरी थी उसको एलोकेट करने की कोशिश ही नहीं की रन टाइम पे। इस वजह से वो उसने उसी वेरिएबल को उठा के उसकी वैल्यू आपको 10 दे दी। ठीक है, लेकिन जब आपने यहाँ पे वार का कीवर्ड लगा दिया था तो उस टाइम पे इसको क्या लगा कि आप लोकल वेरिएबल एक नया क्रिएट करने जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, लोकल और ग्लोबल इन दोनों की टर्म मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। क्या है ये लोकल और ग्लोबल? कोई भी वेरिएबल ऐसा जो कि आपकी जो मेन एक्सेस है जावास्क्रिप्ट का, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये पूरा किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं पड़ा हुआ, ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है। ये वाला फंक्शन आपका, ये वाला वेरिएबल आपका कौन सा वेरिएबल कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल। और अगर कोई वेरिएबल आपका फंक्शन की बॉडी के अंदर है उसको आप क्या कहते हो? लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के अंदर फ़र्क क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो उस वक्त तक मेमोरी के अंदर रहता है जब तक आपकी स्क्रिप्ट चल रही है, यानी जब तक मेरे ब्राउज़र के ऊपर वो टैब लोड हुआ है तब तक मेमोरी के अंदर वो वेरिएबल मौजूद है। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ उस वक्त तक ज़िंदा रहता है, उस वक्त तक मेमोरी में रहता है जब तक वो फंक्शन चल के ख़त्म नहीं हो जाता। फंक्शन ख़त्म हुआ चलने के बाद, एक बार फंक्शन को आपने कॉल कराया, फंक्शन चला, उसने अपना सारे काम किया, फंक्शन ख़त्म, वेरिएबल भी ख़त्म, मेमोरी से वो क्लियर हो जाता है। ठीक है,
इसलिए हमेशा अपना फोकस रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करें और ग्लोबल वेरिएबल्स जितने कम हो सके उतने रखें, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी के अंदर स्पेस ज़्यादा घेरते हैं, जिसकी वजह से हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, जितने आपके पास लोकल वेरिएबल्स होंगे उतनी आपकी मेमोरी जो है वो बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही मेमोरी में रहते हैं और उसके बाद फिर वापस से रिमूव हो जाते हैं। सही है, मैं एक बार फिर से ये वाले टर्म को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी वो क्यों आई थी। ठीक है, देखो वेरिएबल ABC ये वाला कीवर्ड, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी स्क्रिप्ट रन होती है सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है सबको, जितने भी वेरिएबल्स आपने वार करके डिक्लेयर किए हैं सबको क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी सबको। सही है, जब मेमोरी एलोकेट होगी तो उस टाइम पे वैल्यू वहाँ पे होगी वेरिएबल के अंदर या नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी, यानी मेमोरी है लेकिन उसके अंदर वैल्यू अभी कोई भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शंस है, फंक्शंस भी क्या होते हैं, स्क्रिप्ट के टाइम पे लोड हो जाते हैं, लेकिन फंक्शन कम्प्लीटली लोड हुआ होता है। फंक्शन को अगर आप ऊपर कॉल कर लो जहाँ पे आपने फंक्शन को बताया है बनाया है, उसके भी ऊपर कॉल कर लो, फंक्शन तब भी चल जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। सही है, अच्छा यहाँ पे जब हमने फंक्शन को देखा तो फंक्शन के अंदर जब हमारे पास अभी ये क्या समझ रहा है कि हमारे पास एक लोकल वेरिएबल भी ABC के नाम का क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और उसकी मेमोरी भी एलोकेट हो गई है। अब जब हम यहाँ पे एक्सेस करने के लिए जा रहे हैं ना, तो ये किस वेरिएबल के लिए जा रहा है, लोकल के लिए, ग्लोबल के लिए, लोकल के लिए। लोकल के लिए लोकल वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी हुई, सिर्फ मेमोरी एलोकेट हुई भी है। ठीक है, इस वजह से उसने उसको बताया कि भाई ये वाला वेरिएबल जो है वो अभी क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन जब हम वार का कीवर्ड यहाँ से हटा देंगे तो इसका मतलब ये क्या समझ रहा है कि हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी ग्लोबल वेरिएबल के अंदर कुछ नया, कोई नई वैल्यू डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से लोकल वेरिएबल जो है वो, उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट होगी ही नहीं ABC की। जब मेमोरी एलोकेट होगी ही नहीं तो ये क्या करेगा, ABC के नाम से किस वाले वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ग्लोबल को। ठीक है, फंक्शन के अंदर जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो पहले कहाँ ढूंढेगा, अपनी लोकल स्पेस के अंदर। अगर लोकल स्पेस के अंदर उसको वेरिएबल नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा, ग्लोबल स्पेस के अंदर। सही है भाई, अब ये समझने वाली चीज़ है, आपको एक बार इसको समझना पड़ेगा। इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझने में कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम मांगेगी आपसे, इसको टाइम देना है। ठीक है, ये जो लोकल और ग्लोबल वाला जो कॉन्सेप्ट है, और ख़ास तौर पे जो अभी मैंने ये वाला जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं होस्टिंग। क्या कहते हैं, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग क्या होती है, तो आप उसको क्या बताओगे कि जावास्क्रिप्ट का वो बिहेवियर जो कि फंक्शंस को और वेरिएबल्स को स्क्रिप्ट से पहले ही लोड करवा देता है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होस्टिंग। अच्छा, अब हमारे पास आ रही है स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली स्विच बहुत आसान है, स्विच केस वगैरह जो है वो इफ एल्स की तरह ही होती है बिल्कुल, लेकिन कुछ सर्टेन सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आपके पास इफ एल्स जो है वो ज़्यादा सूट कर रहा होता है, और कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्विच केस होता है। ठीक है, कोई कदगन नहीं है आपके ऊपर कि आप यहाँ पे स्विच केस ही लगाओगे और यहाँ पे इफ एल्स ही लगाओगे। दोनों जगहों पे दोनों चीज़ें चल जाएंगी, जहाँ पे इफ एल्स चल रहा है वहाँ पे स्विच केस भी चल जाएगा, और जहाँ पे स्विच केस चल रहा है वहाँ पे इफ एल्स भी चल जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई अगर डे ऑफ वीक है आपके पास सैटरडे, और डे ऑफ वीक अगर आप चेक करना चाह रहे हो सैटरडे या संडे है तो फिर ये कर दो अलर्ट। ठीक है, और अगर फिर आपके पास डे ऑफ वीक फ्राइडे है तो फिर आप कर दो जो भी है DGIF। ठीक है, फिर उसके बाद फिर शूट मी नाउ। अच्छा, इनका कहने का मकसद क्या है, इनका कहने का मकसद ये है कि इफ़ और एल्स इफ की जितनी भी कंडीशंस चल रही हैं, सही है, वो सारी की सारी चल रही हैं एक ही वेरिएबल की बेस के ऊपर, डे ऑफ वीक। ठीक है,
अब स्विच केस क्या करता है, स्विच केस यहाँ पे एक आसानी देता है। स्विच केस कहता है कि भाई आपको अगर एक ही वेरिएबल के ऊपर मुख्तलिफ कंडीशंस चेक करनी है कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो, और ये है तो ये कर दो, फिर आप क्या करो, आपको मैं और आसान तरीका ये बताता हूँ कि आप स्विच के अंदर बता दो डे ऑफ वीक, ठीक है, जो भी वेरिएबल जिस पे भी आप काम करना चाह रहे हो स्विच पे बताओ, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से डिफरेंट केसेस बना दो कि अगर ये केस है तो ये चले, ये केस है तो ये चले, ये केस है तो ये चले। देख लेते हैं कैसे। ठीक है, देखो स्विच की स्टेटमेंट बनाई। स्विच के लिए भी सिर्फ वही सिंपल सा वो है, पहले स्विच का कीवर्ड, फिर राउंड ब्रैकेट, और फिर करली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्विच का जो होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या बताना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने उस वेरिएबल का नाम बताना है जिसके ऊपर आप डिफरेंट सेट्स यानी डिफरेंट केसेस आप चेक करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल वेरिएबल डे ऑफ वीक के अंदर अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसमें सैटरडे। ठीक है, अब आपने इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपेयर कराया, अगर केस इसका सैटरडे होता है तो फिर क्या होगा, ये अलर्ट चल जाएगा और उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएगा। यानी यहाँ पे अच्छा इफ एल्स के अंदर क्या होता है, इफ एल्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर मैच कर गई आगे फिर वो रीड नहीं करता, लेकिन स्विच केस के अंदर ऐसा केस नहीं है। ठीक है, स्विच में केस के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ अगर उसको मिल भी गई है तो वो आगे केस को रीड करेगा। ठीक है, तो फिर आपने उसके लिए फिर क्या करवाना पड़ता है, ब्रेक करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे इसको संडे मिल जाएगा तो फिर आपने अलर्ट कराई है और फिर उसको ब्रेक करवा दिया। फिर अगर उसके पास केस में अगर फ्राइडे है तो फिर आपने ये अलर्ट करवाया, ब्रेक करवा दिया। और डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर इन तीनों में से कोई सा भी केस नहीं मिला फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। यानी डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा एल्स की तरह है। सही है, ये सबसे पहला जो हो गया हमारे पास, ये हो गया इफ़, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर ये एल्स। सही है भाई। ये कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इस वाले में से, ठीक है, यहाँ पे कर भी लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे है अगर मंडे तो फिर क्या होगा, सही है भाई, डिफ़ॉल्ट में चला गया। और इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे होता है फ्राइडे, फ़ायदा ये है कि भाई देखो इफ एल्स की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन आपका कोड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी कि आपके पास एक ही वेरिएबल है, उसमें आप डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप बार बार क्या कर रहे हो, आप बार बार लिख रहे हो डे ऑफ वीक ट्रिपल इक्वल्स टू, और डे ऑफ वीक ट्रिपल इक्वल्स टू, एल्स इफ डे ऑफ वीक ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने क्या किया, एक ही जगह पे रख दी, स्विच में रख दिया डे ऑफ वीक। और फिर अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ केसेस डिफाइन कर रहे हो कि अगर ये वाला केस है तो ये चले, ये वाला केस है तो ये चले। बाकी दोनों ये इस वाले तरीके से भी वाला काम हो सकता है और स्विच केस से भी हो सकता है। जो काम स्विच केस से हो सकता है वो इफ एल्स से हो सकता है, और जो इफ एल्स से हो सकता है वो स्विच केस से भी हो सकता है।